Hello everyone, welcome to Shivi Studyship. This is chapter 22 of R.S. Sharma एशियन इंडियन हिस्ट्री। ये जो चैप्टर है ये हमारा आर एस शर्मा एशियन इंडियन हिस्ट्री का है और ये बुक हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है जो ऑक्सफोर्ड का पब्लिकेशन है। ये बुक आपके लिए, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को बहुत ही बेसिक से समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी रहेगी। चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी भी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बुक आपको एक बहुत ही अच्छी बेसिक नॉलेज देगी ये, अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये चैप्टर 22 है। ऑलरेडी आपको 21 चैप्टर्स अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बात की गई है इंडिया की हिस्ट्री की, और वो भी डीप साउथ। तो मतलब अब हम इसमें चैप्टर में देखेंगे साउथ में की जो हिस्ट्री है वो क्या रही है। सबसे पहले बात करते हैं मेगालिथ बैकग्राउंड की। तो देखिए, आफ्टर द प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है जिसमें हमारे पास कोई भी रिटर्न में कुछ नहीं होता, तो उसके बाद वाली बात की गई है ये। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद आपको बहुत सारे एलिमेंट यहाँ देखने के लिए मिलेंगे जो आपके हिस्टोरिकल पीरियड को बताते हैं। मतलब अब वो पीरियड आ गया जिसके हमें एविडेंस भी मिलेंगे और कुछ रिटर्न स्क्रिप्ट वगैरह भी मिलेंगी। तो यहाँ पर सेटलमेंट देखी गई काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पर रूरल कम्युनिटीज़ की, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो प्लग एग्रीकल्चर ये सब यूज़ किया करते थे। आयरन प्लग शेयर की हेल्प भी लेते थे। स्टेट सिस्टम भी होता था। सोशल क्लासेस का जो राइजेस है वो भी देखा गया है। और जैसे कि मैंने बताया, राइटिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ मेटल्स के कॉइन भी देखे गए हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर अब जो रिटन लिटरेचर है वो भी यहाँ मिलने लगे थे। ठीक है, ऑल दीज फिनोमिना did not come into being at the tip of the peninsula with the Kaveri Delta as the nuclear zone under about the 2nd century BC। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पूरा जो पेनिनसुला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ तक देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपको मिलेगी कावेरी डेल्टा के आसपास का जो एरिया है वहाँ। 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास का ये टाइम था। द अपलैंड पोर्शन ऑफ द पेनिनसुला वर इनहेबिटेड बाय द पीपल हु आर कॉल्ड मेगालिथ बिल्डर्स। अब यह मेगालिथ, अब यहाँ पर जो पेनिनसुला वाला जो एरिया है ये थोड़ा अपलैंड पोर्शन है। यहाँ पर जैसे आप यूपी में देखेंगे तो आपको प्लेन एरिया मिलेगा, लेकिन यहाँ पेनिनसुला में क्या होता है, थोड़ा ना ये ऐसे इस तरह से होता है ये। तो ये जो अपलैंड पोर्शन था पूरी तरह से यहाँ लोगों ने इसको, अब यहाँ पर वो लोग का सेटलमेंट था और इसी सेटलमेंट को बोलते थे, जो ये अपलैंड पोर्शन था पेनिनसुला का, यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनको बोलते थे मेगालिथ बिल्डर्स। ठीक है, इनकी एक्चुअल सेटलमेंट का इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पर पता है नहीं, बट फ्रॉम देयर फ्यूनरी स्ट्रक्चर। और फ्यूनरी स्ट्रक्चर कैसे, यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ थी कि ग्रेव्स को, मतलब जैसे कि किसी भी इंसान की अगर डेथ हो जाती है उसके बाद जो उसकी ग्रेव होती है उसको मेगालिथ बोलते थे। और यहाँ पर वो जो मेगालिथ है उसके बाद मान के चलिए कि ये कोई ग्रेव है। ठीक है, अब इस ग्रेव को बाद में बड़े बड़े स्टोन से ऐसे इंसर्कल कर दिया जाता था जिससे कि पहचान रहे कि यहाँ पर ग्रेव है। तो इसीलिए इस फेस को मेगालिथ बिल्डर के नाम से भी जाना गया है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। यहाँ पर जो भी हमें इस तरह की ग्रेव्स मिलती हैं वहाँ पर सिर्फ हमें स्केलेटन नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्केलेटन है किसी भी इंसान का, नहीं, बल्कि उस स्केलेटन के साथ जब उसको वहाँ पर दबाया गया होगा तो वहाँ पर उससे जुड़ी जो पॉटरी है, आयरन ऑब्जेक्ट है, वो भी मिले हैं। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 104 एक्सक्यूवेटेड मेगालिथ ब्लैक एंड रेड वेयर साइट्स हमें मिली हैं जो कि अर्ली आयरन एज की हैं और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की हैं, जिसमें कुछ है हमारे पास महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, यहाँ पर हमें मिली हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया, लेकिन ज़्यादातर जो हमें इस तरह की चीज़ें मिली हैं वो हमें साउथ इंडिया से मिली है। जब मेगालिथ पीपल थे वो बहुत सारे तरह की जो पॉटरी वगैरह है वो यूज़ करते थे, जिसमें रेड वेयर भी होती थी, ब्लैक एंड रेड वेयर भी होती थी। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी उस टाइम पे। It was so widespread and important that initially black and red ware was called the megalith ware। तो जो ब्लैक और रेड वेयर थी उनको बोलते थे मेगालिथ वेयर, जो कि आर्कोलॉजिस्ट ने उनको नाम दिया था क्योंकि सबसे ज़्यादा यही मिलती है उस मेगालिथ टाइम पीरियड से। जो प्रैक्टिस होती थी बरिंग गुड्स की ग्रेव के साथ, उसमें कि क्या करते थे, डेड बॉडीज़ के साथ उनसे जुड़ी हुई उनकी सब चीज़ों को वहाँ पर रख दिया करते थे। और ऐसा उनका विश्वास था कि जब उनका कोई, कि इस शायद डेथ के बाद कोई नेक्स्ट वर्ल्ड है तो वहाँ पर इस इंसान को ये सारी चीज़ें उसके काम आएंगी, तो इसीलिए उसके साथ उसकी सब ज़रूरी सामान को वहाँ पर रख दिया करते थे। अब वो जो हमें सामान मिलता है उससे हमें एक आइडिया ज़रूर लग जाता है कि उनका लिवलीहुड सोर्सेज क्या रहे होंगे।
क्योंकि बहुत सारी जगह हमें कुछ वेपन्स मिले हैं, कुछ बहुत सारी जगह में एग्रीकल्चर टूल्स मिले हैं जो वो लोग यूज़ करते थे, तो उससे हमें हिस्ट्री को समझने में आसानी हो जाती है। जिसमें हमें एरो हेड्स मिले हैं, स्पेयर हेड्स मिले हैं, सिकल्स मिले हैं, जो कि सब ज़्यादातर आयरन के बने होते थे। कहीं कहीं ट्राइडेंट्स भी मिले हैं विच केम टू बी लेटर एसोसिएटेड विद शिवा, जिन्हें बाद में हमें जो ट्राइडेंट है उन्हें हमने त्रिशूल की तरह शिवा से जोड़ने की कोशिश करी है। ये सब हमें मेगालिथ में मिले हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं आयरन टूल्स का, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ आयरन टूल्स मिले हैं जो कि वहाँ पर ग्रेव्स हैं उनके अंदर, और इससे ये पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग हंटिंग हुआ करती थी, तो इसीलिए तो वो टूल्स वहाँ पर रखे गए हैं। दिस वुड इंडिकेट दैट द मेगालिथ पीपल डिड नॉट प्रैक्टिस एन एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। जिस भी तरह के हमें वहाँ पर टूल्स मिले हैं और वो जो भी चीज़ें मिली हैं, उससे ये चीज़ इंडिकेट होती है कि वो लोग अभी ना एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ नहीं बढ़े थे। वो एग्रीकल्चर करते ज़रूर थे, लेकिन उसमें एडवांसमेंट नहीं था अभी। मेगालिथ हमें कहाँ पर मिले हैं सबसे ज़्यादा, जो कि पेनिनसुला का अपलैंड वाला एरिया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पेनिनसुला का अपलैंड वाला एरिया कैसा था। एंड बट देयर कंसंट्रेशन सीम टू बी इन द ईस्टर्न आंध्र एंड द तमिलनाडु। ठीक है, लेकिन ये जो बता रखे हैं कि आंध्र और तमिलनाडु में काफ़ी मिलते हैं। जो बिगिनिंग होती है मेगालिथ कल्चर की, वो ट्रेस की गई है 1000 BC के आसपास की, और बहुत सारे आपको मेगालिथ फेज मिलेंगे जो कि हमारे चलते हैं 5th से लेके 1st सेंचुरी BC के आसपास। In a few places, this phase persisted even as the last as the early century of the Christian era। तो आपको क्रिश्चियन एरा था, ये सारी जो मेगालिथ कल्चर है वो देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं द चोला पांड्या केरला पुत्र, जिनको चेरास भी बोलते थे। इन तीनों का ही मेंशन हमें जो अशोक की इंस्क्रिप्शन है उसमें देखने के लिए मिलता है। अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है तीनों का जिक्र किया हुआ है उसमें, और यहाँ पर टाइम है उनका लेट मेगालिथ फेज ऑफ मटीरियल कल्चर। ठीक है, जो मेगालिथ लोग थे और ज़्यादातर जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट था तमिलनाडु का, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। दे बरिड द स्केलेटन ऑफ द डेड इन द अर्न मेड ऑफ रेड पोट्री इन पिट्स। यहाँ पर जो ये लोग थे ये क्या करते थे, ये स्केलेटन को, जो डेड बॉडी होती थी, ठीक है ना, तो स्केलेटन को एक रेड पोट्री में रखते थे और गड्ढा खोद दिया करते थे, और फिर उस रेड पोट्री में उस स्केलेटन को रख दिया करते थे। और ये जो इस तरह के जो अर्न्स होते थे, इनको सराउंड भी नहीं किया जाता था किसी स्टोन सर्कल के साथ, जैसे कि हमने अभी देखा कि ग्रेव्स को तो कर दिया करते थे, लेकिन जो इस तरह के मटके में चीज़ों को रख दिया करते थे, इनको बस दबा दिया करते थे। ठीक है, देयर वर नॉट मैनी ग्रेव्स गुड। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो ग्रेव्स गुड है इसके आसपास देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इस तरह की जो प्रैक्टिस थी वो थोड़ी डिफरेंट थी सिस्ट ब्यूरियल से, या हम कहें तो पिट ब्यूरियल से, क्योंकि उनको सराउंड किया जाता था। ठीक है, उनको बड़े बड़े स्टोन से सराउंड कर दिया जाता था, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी, ये कृष्णा गोदावरी वाली वैली पर थी। Despite the use of iron, megalith people preferred the slope of hills for settlement and funerary structure। जो ज़्यादातर ये लोग थे, मेगालिथ जो लोग थे, कि रहना पसंद करते थे ऊंची ऊंची जो हिली एरिया होते थे और जो स्लोपी एरिया होते थे, है ना, और जहाँ पर ये इस तरह के अपने जो स्ट्रक्चर हैं ग्रे वाले उनको मेंटेन कर सके। मेगालिथ पीपल प्रोड्यूस पैडी रागी। तो ये जो चीज़ें थी ये इनकी जो पैडी और रागी जिसका वो प्रोड्यूस करते थे, जो एरिया होता था कल्टिवेबल लैंड का वो काफ़ी लिमिटेड ही रखते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत सारी खेती कर रहे हैं, नहीं। दे जनरली डिड नॉट सेटल ऑन अ प्लेन। तो ये ना तो प्लेन वाले एरिया में सेटल होते थे और ना लो लैंड वाले एरिया में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर थिक फॉरेस्ट होते थे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते थे, बल्कि ऊँची जगह पर रहना पसंद करते थे। अब बात करते हैं स्टेट फॉर्मेशन की और डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। 2nd सेंचुरी BC की बात करें तो जो मेगालिथ पीपल थे वो धीरे धीरे क्या होते थे, मूव फ्रॉम द अपलैंड इनटू द फर्टाइल रिवर बेसिन। अब धीरे धीरे स्टेट फॉर्मेशन भी होगी, यहाँ पर भी डेवलपमेंट देखा जाएगा। अब यहाँ ऊपर ये पहाड़ी वाले एरिया पर रह के तो ये डेवलपमेंट कर नहीं पा रहे थे, तो धीरे धीरे ये रिवर के आसपास जो फर्टाइल लैंड होती है वहाँ पर आते हैं, और वहाँ पर जो जो मार्शी डेल्टिक जो एरियाज़ होते हैं आसपास, वहाँ पर रहना शुरू करते हैं, और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता था। ठीक है, डेल्टा वाला। इनके कुछ कॉन्टैक्ट बनते हैं विद द एलिमेंट ऑफ मटीरियल कल्चर ब्रॉड फ्रॉम द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ द पेनिनसुला बाय द ट्रेडर्स। क्योंकि यहाँ पर अब जो ये लो लैंड वाला पार्ट था, स्पेशली जो रिवर वाला पार्ट था, यहाँ पर पहले से सेटलमेंट थी, और वो सेटलमेंट मोस्टली हमारी जो नॉर्दर्न इंडिया से जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, कॉन्क्वायर्स थे, जैन थे, बुद्धिस्ट थे, कुछ ब्राह्मण मिशनरीज थे, वो यहाँ पर अच्छे से सेटल हो चुके थे। अब धीरे धीरे वहाँ पर सेटल होने के लिए मेगालिथ पीपल भी आ रहे हैं, तो इनका मटीरियल कल्चर उनके मटीरियल कल्चर के एलिमेंट से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल गया था। ठीक है,
तो अब धीरे धीरे इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया वेट पैडी का, कल्टीवेशन शुरू कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे गांव बस गए, टाउन बस गए, और धीरे धीरे सोशल क्लासेस भी डेवलप होने लगी। तो इस तरह से नॉर्थर्न इंडिया का जो असर था वो धीरे धीरे इन पे होने लगा। कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट बन गए बिटवीन द नॉर्थ एंड द डीप साउथ। अब यहाँ पर इस तरह से नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या बन गए, कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट बन गए। नॉन एज द तमीज़ा खम एंड ए बीन, सॉरी अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ इसको, ठीक है, तो इसको ये तमीज़ा खम करके कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ बोलते थे। एंड बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द 4th century BC ऑनवर्ड, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। ये नॉर्थ साउथ के बीच में जो कॉन्टैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे 4th century BC ऑनवर्ड। जो रूट था साउथ का उसे बोलते थे दक्षिण पथ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था उस टाइम पे ये नॉर्दर्न लोगों के लिए, बिकॉज साउथ सप्लाइड गोल्ड, पर्ल एंड वेरियस प्रीशियस स्टोन, क्योंकि साउथ में ही सबसे ज़्यादा गोल्ड, पर्ल और दूसरे जो प्रीशियस स्टोन थे वो सब मिलते थे, और यही साउथ वाले सप्लाई करते थे इन्हें नॉर्थ के लिए। तो इसलिए नॉर्थ वालों के लिए ये रास्ता बड़ा इंपॉर्टेंट था, दक्षिण पथ। जो पांड्यन स्टेट है वॉज नोन टू मेगास्थनीस, तो जो पांड्यन स्टेट है मेगास्थनीस ने उसका जिक्र किया है, वो उसको अच्छे से जानते थे, ठीक है। अब देखिए एक बार इनकी देख लीजिए आप। इस तरह के नियोलिथिक बोन टूल हैं जो हम बुर्ज़ोम से मिलते हैं, कश्मीर से मिलते हैं। नियोलिथिक टूल, नियोलिथिक टाइम वो था कि यहाँ पर ना एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया था। जो टूल्स है वो भी आपको यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के दिखेंगे, शार्प होते थे, थोड़े स्मॉल होते थे, है ना, हंटिंग ईजी होती थी। यहाँ पर ये कॉपर होर्ड है, ठीक है। ये भारत कला भवन बनारस में है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह की जो टूल्स है वो हमें मिले हैं जिसको वो यूज़ करते थे। ये मूर्तियाँ मिली है मदर गॉडेस की, टेराकोटा, वो जो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। ये वो मदर गॉडेस की मूर्ति है, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके बाद इसे देखिए, ये बुल सील है जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। इस तरह की बुल सील का उस समय यूज़ किया जाता था, ठीक है, जिसमें बुल बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरह की अप्सरा जनता की जो गुफाएं वगैरह हैं और वहाँ पर जो पेंटिंग्स मिलती हैं वो हैं, ठीक है। ये सांची का स्तूप है, ठीक है। ये विदिशा का में जो हमारा पिलर है देख सकते हैं आप, ठीक है, शोकन पिलर है जो। यहाँ पर ये जो बुद्ध हैं उनकी मूर्ति है मथुरा आर्ट स्टाइल में, ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। ये सारे पंच मार्क कॉइन हैं बुद्धा के टाइम के। ये सीन जो उस समय जो ड्रामा वगैरह परफॉर्म होते थे तो उसको इमेज के थ्रू उन्होंने दिखाया हुआ है। ये टेम्पल हैं उस समय महाबलीपुरम के गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो बनाए गए हैं, ठीक है। ये दियोगढ़ का नारायण करके जो टेम्पल है वहाँ की ये इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट उस समय की में चीज़ें मिलती हैं वो बताई हुई हैं। जो अर्लियर संगम टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है रिवर गंगा को लेके, सोन को लेके, ऑल्सो विद पाटलिपुत्र। तो अगर आप संगम टेक्स्ट को देखते हैं तो उसमें गंगा के बारे में, सोन के बारे में, पाटलिपुत्र है, उन सब के बारे में बताया हुआ है। पाटलिपुत्र हम सबको पता है मगध एम्पायर की कैपिटल थी। अशोक की इंस्क्रिप्शन में आपको चोला, पांड्या, केरला पुत्र, सत्यपुत्र, इन सभी के बारे में पता चलेगा, इनके एरिया के बारे में पता चलेगा। ऑफ दीज द सत्यपुत्र आर नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई, लेकिन जो यहाँ पर सत्यपुत्र है इसके बारे में क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं है अशोक की इंस्क्रिप्शन के बारे में। लेकिन आप ये ज़रूर याद रखना कि चोला, पांड्या, केरला पुत्र, ठीक है, जिनको चेरा भी बोलते थे, इनको काफ़ी अच्छे से आइडेंटिफाई किया हुआ है अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में, मतलब सॉरी उनके इंस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। ताम्रपारणी और द पीपल ऑफ श्रीलंका और ऑल्सो मैंशन, यहाँ तक कि अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है ये हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, उसमें श्रीलंका के जो लोग हैं उनके बारे में भी बताया हुआ है। अशोक का जो टाइटल था डियर टू द गॉड वॉज अडोप्टेड बाय द तमिल चीफ, तो जो अशोक का टाइटल था डियर टू द गॉड, आगे चल के ऐसा ही टाइटल जो तमिल में चीफ होते हैं वो भी अडॉप्ट करते हैं। और ये रिजल्ट था किस चीज़ का, मिशनरी और एक कल्चरेटिंग activities of the Jain, Buddhist, Ajivikas, Brahman as well as a trader who accompanied their train, क्योंकि उस समय ये जो मिशनरी एक्टिविटी बहुत हो रही थी, है ना, जैन, बुद्धिस्ट, अजीविका, ब्राह्मण सब अपने अपने धर्म को फैलाने में लगे थे।
इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट अशोक इंस्क्रिप्शन वर सेट अप टू द इम्पॉर्टेंट हाईवेज। जो अशोक के इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे वो उस समय इंपॉर्टेंट हाईवेज पे लगाए जाते थे, जिससे कि आते जाते लोगों की नज़र पड़े उन पर। In the earliest stage, much of the influence of Gangetic culture over the south was felt through the activity of the heterodox sect that are mentioned in the earliest Tamil Brahmi inscription. जो Brahminical influence था were percolated in large measure to Tamizakam, but this really happened after the 4th century AD. ठीक है. Eventually, many elements of Tamil culture spread to the north, and in the Brahminical text, the Kaveri came to be regarded as one of the holy river of India. तो अगर आप दोनों के टेक्स्ट देखेंगे, आप तमिल कल्चर को देखेंगे, तो तमिल कल्चर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे जो तमिल कल्चर है वो नॉर्थ में भी ट्रांसफ़र होता है ना। धीरे धीरे वो नॉर्थ के जो लोग होते हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं। हाँ जी। और सेम वैसे ही इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पर जो नॉर्थ का है वो साउथ में भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वहाँ पर भी कावेरी के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं कि जो कावेरी जो रिवर है एक टाइम पर वो होली रिवर थी उस समय इंडिया की। ठीक है। साउदर्न किंगडम वुड नॉट हैव डेवलप्ड विदाउट द स्प्रेड ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। तो जो साउदर्न किंगडम है, जैसे कि ये बात तो नॉर्मल सी है कि अगर नॉर्थ में भी डेवलपमेंट देखी गई है तो सबसे ज़्यादा इसलिए देखी गई है क्योंकि वहाँ पर आयरन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। तो सेम यही चीज़ अप्लाई होती है साउदर्न किंगडम में भी कि जो साउदर्न किंगडम्स थे अगर वो भी डेवलप हो पाए हैं तो इसलिए हो पाए हैं क्योंकि वहाँ पर भी आयरन टेक्नोलॉजी आ गई थी। आयरन टेक्नोलॉजी के आने से क्या होता है, जो फॉरेस्ट है वो इजीली क्लियर हो जाते हैं और वो कल्टीवेशन के लिए वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है यहाँ पर भी हमें पंचमार्क कॉइन का। ठीक है। ऑफ द जनपदा एंड ऑफ द इंपीरियल मगधन टाइप आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ साउथ ट्रेड। और मगधियन टाइप के कुछ हमें कॉइन भी मिलते हैं वहाँ पर, जिससे कि ये चीज़ पता चलती है कि उस समय नॉर्थ और साउथ के बीच में अच्छा खासा जो ट्रेड था वो डेवलप हो रहा था। अच्छा खासा ट्रेड रोमन एम्पायर के साथ भी यहाँ पर देखा गया है इन तीनों स्टेट का, रिस्पेक्टिवली अंडर चोला, चेरा और पांड्यास। तो ये तीनों ही एक अच्छा खासा ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर के साथ। अगर फर्स्ट सेंचुरी एडी से की बात करें तो जो रूलर थे, ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था फ्रॉम द एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट एक्टिविटी दैट वाज कैरिड ऑन बिटवीन द कोस्टल पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। क्योंकि वो जो साउथ इंडिया था उसका तो कोस्टल पार्ट था, तो वहाँ से ट्रेड करने में काफ़ी ईजी रहता था, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इम्पोर्ट हो। ठीक है। एंड ऑन द वन हैंड द ईस्टर्न डोमिनियन ऑफ द रोमन एम्पायर स्पेशली इजिप्ट ऑन द अदर। ठीक है। और यहाँ तक कि जो रोमन एम्पायर था उसका भी काफ़ी अच्छा ट्रेड चल रहा था, इजिप्ट से भी चलता था वहाँ पर उनका। ठीक है। और वही सेम इंडिया के साथ भी सेम ऐसे रिलेशन थे। थ्री अर्ली किंगडम्स की बात करें तो साउदर्न एंड ऑफ द इंडियन पेनिसुला सिचुएटेड साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर। अगर हम साउदर्न एंड की बात करते हैं इंडियन की पेनिसुला की, तो वो इन कृष्णा रिवर के हम साउथ में देखेंगे। और यहाँ पर 3 किंगडम देखने के लिए मिलेंगे आपको, चोला, पांड्या और चीरा, जिसे हम केरला पुत्र भी बोलते थे। सबसे पहले मेंशन मिलेगा आपको मेगास्थनीस ने जो किया है पांड्यास के बारे में, और इन्होंने कहा है कि जो ये किंगडम था वो सेलिब्रेटेड फॉर पर्ल, मतलब अपने पर्ल के लिए बड़ा ये फेमस था। ही ऑल्सो स्पीक ऑफ बींग रूल्ड बाय अ वुमेन हु सजेस्ट सम मेट्रियार्कल इन्फ्लुएंस इन द पांड्य सोसाइटी। और यहाँ कहते हैं कि ये जो राज्य था पूरी तरह से यहाँ पर रूल किसका था, वुमेन्स का रूल होता था, और यहाँ पर उन्हीं की चलती थी पांड्य सोसाइटी में। जो पांड्य टेरिटरी थी यहाँ पर उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था साउदर्न मोस्ट और साउथ ईस्टर्न पोर्शन को, इंडियन पेनिनसुला का जितना भी था, साउदर्न मोस्ट वाला पार्ट और साउथ ईस्टर्न वाला पार्ट, तो मतलब साउदर्न मोस्ट और ये ईस्टर्न वाला पार्ट। इंक्लूडेड मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिरुनेलवेली, रामानंद, मदुराई इन तमिलनाडु। और रफली अगर हम कहें तो इसके अंदर ये मॉडर्न सिटीज़ भी आ जाती है जिसके मैंने अभी आपको नाम बताए। और इसकी कैपिटल क्या थी, मदुरै। ठीक है। तो पांड्यन किंगडम की कैपिटल थी मदुरै। लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली तमिल अकेडमिक्स थी, और क्रिश्चियन एरा के आसपास भी हमें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर क्या आता है, संगम लिटरेचर की बात की जाती है। संगम लिटरेचर रेफर करता है यहाँ पर पांड्या रूलर्स को। ठीक है। एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एनी कोहेरेंट अकाउंट, 1 or 2 पांड्यन कॉन्क्वायर आर मेंशन। तो यहाँ पर आपको पांड्यन रूलर्स के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा संगम लिटरेचर में, आपको 1 या 2 जो मेन इनके कॉन्क्वायर्स रहे हैं उन्हीं के बारे में मिलेगा। दिस लिटरेचर शो क्लियरली कि जो स्टेट था वो काफ़ी वेल्दी था, काफ़ी प्रॉस्पेरियस था। जो पांड्यन किंग्स थे काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिल रहा था ट्रेड से जो वो रोमन एम्पायर के साथ करते थे, और यहाँ तक कि ये अपने एम्बेसडर भी भेजते थे रोमन एम्पायर में। ठीक है। और उस समय जो रोमन एम्पायर थे वो कौन थे, अगस्टस थे। जो ब्राह्मण थे वो भी काफ़ी अच्छे से उनका सब कुछ चल रहा था, और जो पांड्या किंग थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वैदिक सेक्रीफाइस करते थे, तो इसीलिए वैदिक सेक्रीफाइस को करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ब्राह्मण्स की पड़ेगी, तो इसलिए उनका भी अच्छा काम चल रहा था। अब देखते हैं चोला किंगडम। जो चोला किंगडम थे इनको बोलते हैं चोला मंडलम। ठीक है। इन द अर्ली मेडिवल टाइम। ठीक है। तो उनको चोला मंडलम बोलते थे।
इनका एरिया क्या था, जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ द पांड्या। अगर ये पांड्या है तो पांड्या के नॉर्थ में जाके ईस्टर्न साइड पे यहाँ पर मिलेगा चोला किंगडम। ठीक है, बिटवीन द पेनार एंड द वेलार रिवर, तो ये पेनार और जो वेलार रिवर थी उनके बीच में मिलेगा। वी हैव सम आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द चोलास फ्रॉम द संगम टेक्स्ट। तो जैसे हमें पांड्या के बारे में कुछ पता चलता है संगम टेक्स्ट से, वैसे ही सेम हमें चोलास की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में भी संगम टेक्स्ट से कुछ पता चल जाता है। द चीफ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर ले एट द उर्यूर, अ फेमस प्लेस फॉर द कॉटन ट्रेड। तो इनका जो मेन सेंटर पॉलिटिकल पावर था वो जगह थी चोला की उर्यूर। उर्यूर बहुत ज़्यादा फेमस किस लिए था, अपने कॉटन ट्रेड के लिए फेमस था। तो आपको याद रखना है उर्यूर किससे जुड़ा था, चोला किंगडम से, और जो मदुराई था वो थी पांड्य की किंगडम। ठीक है, चोला किंग नेम एलार कॉन्क्वायर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड इट फॉर इट 50 ईयर्स। एक चोला किंग थे जिनका नाम एलार था, इन्होंने श्रीलंका को जीत लिया था और कम से कम 50 साल तक यहाँ पर रूल किया। A clearer history of the Chola began in the 2nd century AD with their famous king करिकला। ठीक है, और एक और इनके बहुत ही फेमस किंग आते हैं, ठीक है, जिनका नाम था करिकला, और काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहा है इनका और फेमस रहे हैं काफ़ी। इन्होंने फाउंड यहाँ पर क्या क्या किया है, पुहार, और कंस्ट्रक्ट किया है 160 किलोमीटर एम्बैंकमेंट अलोंग द कावेरी रिवर। ठीक है, दिस वॉज बिल्ट विद द लेबर ऑफ 12,000 स्लेव्स हु वर ब्रॉट एज अ कैपिटेड फ्रॉम द श्रीलंका। और इसको बनाने में इनको 12,000 जो स्लेव्स की ज़रूरत पड़ी थी, और ये सारे कहाँ से लेकर आए थे, ये श्रीलंका से। ठीक है, और ये पुहार कहाँ पर था, ये कावेरी पट्टनम, ठीक है, तो चोला की कैपिटल थी। इट वॉज ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड द एक्सक्यूवेशन शो डैट इट हैड अ लास्ट डॉग। तो देखिए कोई भी इंसान अपना जो सेंटर है, जो अपनी कैपिटल है, उसी जगह को बनाएगा जहाँ से उसका सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा हो। तो इसलिए इनकी भी जो कैपिटल थी वही उनका ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड था। ठीक है, वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ द चोलास वॉज ट्रेड इन कॉटन। तो चोलास की जो सबसे बड़ी प्रिंसिपल सोर्स था उनकी वेल्थ का वो ये था कि कॉटन का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, जो कॉटन क्लोथ है उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, और इनके पास नेवी भी अच्छी थी, तो ये इसलिए इनका अच्छा खासा जो ट्रेड है वो चलता था सी रूट के रास्ते। ठीक है, अंडर करिकलास सक्सेसर्स चोला पावर रैपिडली डिक्लाइन। लेकिन धीरे धीरे जब करिकला तक तो ठीक सा होता है सब कुछ, लेकिन जैसे जैसे इनके सक्सेसर आते हैं आगे के, अब धीरे धीरे जो चोला पावर है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। उनकी जो कैपिटल थी कावेरी पट्टनम वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर इनके दो नेबरिंग पावर अराइज हो जाती हैं, एक थी चेरा और एक थी पांड्या, और ये दोनों भारी पड़ जाती हैं चोला पे, क्योंकि वहाँ पर कोई रूलर नहीं था, और धीरे धीरे ये चोला का जो एरिया होता है उसको अपने एरिया में एक्सपैंड कर लेती हैं। What remained of the Chola power was almost wiped out बाय द अटैक ऑफ द पल्लवास। और जो बचा कुछ बाद में थोड़ा बहुत पार्ट बचता भी है चेरा और पांड्या से, तो उसकी रही कुछ जो बची कुछ जो कसर होती है वो पूरी कर देते हैं पल्लवास। पल्लवास इन पर अटैक करके इनका पूरा का पूरा सब कुछ खत्म ही कर देते हैं। फ्रॉम द 4th to the 9th century चोला प्लेड ओनली अ मार्जिनल पार्ट इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। तो लास्ट में अगर आप 4th से 9th सेंचुरी तक देखिए तो जो चोलास थे वो बस नाम मात्र के ही भारत में रह गए थे। ठीक है, द चेरा और द केरला कंट्री वॉज सिचुएटेड टू द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द लैंड ऑफ द पांड्यास। अब बात करेंगे चेरा के बारे में। ये कहाँ पर थे, ये पांड्यास के वेस्ट और नॉर्थ में थे। ठीक है, इट इंक्लूडेड नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द सी एंड द माउंटेन्स। तो इनका जो एरिया था एक काफ़ी नैरो स्ट्रिप, पतला सा एरिया था जहाँ पर इनका अपना खुद का रूल था, और ये किसके बीच में था, ये सी और माउंटेन्स के बीच में था, और काफ़ी जो कवर्ड पोर्शन ऑफ बोथ केरला एंड द तमिलनाडु, और इनके एरिया में कुछ पार्ट केरला का भी आता था और कुछ तमिलनाडु का भी आता था। जो चेरा स्टेट था काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बाकी चोला और पांड्यास की तरह इसकी भी अपनी एक पोजीशन थी और इसका भी ट्रेड चलता था रोमन्स के साथ। ठीक है, द रोमन सेटअप 2 रेजिमेंट एट मुजरिस, ठीक है, एंड द क्रेगनगोर इन द चेरा स्टेट। यहाँ की जो इतना अच्छा ट्रेड था कि जो रोमन्स थे उन्होंने भी अपने रेजिमेंट यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिए थे। ठीक है, इट इज़ सेड दे ऑल्सो बिल्ड देयर टेम्पल ऑफ अगस्तस, और यहाँ पर इन्होंने रोमन एम्परर के नाम पे एक टेम्पल भी बनवा दिया था, टेम्पल ऑफ अगस्तस। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि कितने अच्छे दोनों के बीच में तालमेल रखा होगा, तभी वो टेम्पल बनवा रहा है, वरना किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है। द हिस्ट्री ऑफ द चेराज इज़ कंटिन्यूइंग बैटल विद द चोलास। तो अगर आप चेरा की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको ना इनकी बैटल दिखती रहेगी, चोलास के साथ होती हुई, पांड्यास के साथ होती हुई। बैटल होने के ये रीज़न थे क्योंकि सब लोग आपस में एक दूसरे के आसपास ही थे, बाउंड्री शेयर हो रही थी, तो उससे लड़ाई झगड़े लगे रहते थे। जो चेराज होते हैं वो क्या करते हैं, चोला किंग के जो फादर होते हैं करिकला, ठीक है, इनके जो फादर होते हैं उनको मार देते हैं। ठीक है, चेरा किंग ऑल्सो लॉस्ट हिज लाइफ, और उसके बाद फिर जो चेरा किंग होते हैं वो भी नहीं बचते हैं।
द टू किंगडम्स टेम्परली बिकम फ्रेंड एंड कॉन्क्लूडेड अ मैट्रिमोनियल अलायंस। बाद में लेकिन क्या होता है, ये दोनों किंगडम कुछ टाइम के लिए फ्रेंड्स बन जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि ये मैट्रिमोनियल अलायंस, शादी वादी करके आपस में अपने ये दोनों डायनेस्टी और कुछ टाइम के लिए शांत हो जाती हैं। द चेरा किंग नेक्स्ट अलाइड हिमसेल्फ विद द पांड्या रूलर अगेंस्ट द चोलास। अब आगे चल के जो चेरा किंग थे ये अलाइड हो जाते हैं किसके साथ? पांड्यास के साथ। अब ये पांड्यास के साथ मिल जाते हैं जो चोलास हैं उनको हराने के लिए। बट द चोलास डिफीटेड द अलाइज। लेकिन चोलास बड़े पावरफुल होते हैं, वो इन दोनों को मिलके हरा देते हैं। चोलास डिफीट कर देते हैं, चेरा को भी हरा देते हैं और पांड्या को भी हरा देते हैं कि तुम चाहे मिलके आओ चाहे अलग अलग आ जाओ, हम तुम्हें हरा देंगे। इट इज़ सेड दैट द चेरा किंग वॉज वाउंडेड इन द बैक। और इसमें क्या होता है, जो चेरा किंग होता है वो काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता है इस वजह से, और लास्ट में वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। चेरा जो पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग जो ग्रेटेस्ट किंग रहे थे उनके वो थे सेंगुतुवन, ठीक है ना, रेड और द गुड चेरा। ही रूटेड हिज राइवल एंड स्टैब्लिश हिज कज़न सिक्योरली ऑन द थ्रोन। ठीक है, इन्होंने अपने राइवल्स को भी हराया, बाद में फिर अपने जो कज़न हैं उनको बहुत ही सिक्योरली थ्रोन पर भी स्टैब्लिश कर दिया। इट इज़ सैड दैट ही इन्वेडेड द नॉर्थ एंड क्रॉस द गंगा। तो जो चेरा पॉइंट्स हैं वो बताते हैं कि जो सेंगुतु वन थे, ये जो किंग थे, ठीक है, इन्होंने नॉर्थ को भी इन्वेड कर लिया था और यहाँ तक कि गंगा को भी इन्होंने क्रॉस कर लिया था। तो जो पॉइंट्स हैं ये अपनी पोयम में अपने जो किंग हैं उनकी तारीफ़ें किया करते थे, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर है। आफ्टर द सेकेंड सेंचुरी चेरा पावर डिक्लाइन। सेकेंड सेंचुरी के बाद अब चेरा पावर धीरे धीरे डिक्लाइन होगी और उसके बाद हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता 8th सेंचुरी तक। ठीक है, जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दीज थ्री किंगडम लाई इन द कंटिन्यूइंग वॉर एंड दे फाउट विद वन अनदर ऑल्सो विद द श्रीलंका। तो अगर आप इनकी अगर पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको इन सब तीनों किंगडम के बीच में काफ़ी ज़्यादा लगातार लड़ाई झगड़े देखने के लिए मिलेंगे, ऑल्सो विद द श्रीलंका। यहाँ तक कि खुद भी लड़ रहे हैं और श्रीलंका से भी जाके लड़ रहे हैं। ये जो स्टेट थे आपस में लड़ लड़ के काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे। अच्छा खासा प्रॉफिट इनका होता था लेकिन खुद ही अपने नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा रहे थे, फॉरेन ट्रेड को नुकसान पहुंचा रहे थे लड़ाई झगड़े करके। स्पाइसेस वगैरह यहाँ पर उगाई जाती थी जिसमें सबसे ज़्यादा पेपर की डिमांड होती थी वेस्टर्न वर्ल्ड में। दे आर एलिफेंट सप्लाइड आइवरी। इनके जो एलिफेंट होते थे वो आइवरी सप्लाई करते थे जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थी वेस्ट में। यहाँ पर आपको सी एल्डेड पर्ल्स भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो साउथ है वो अपने पर्ल्स के लिए बड़ा फेमस था, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रीशियस स्टोन थे वो यहीं से मिलते थे। बोथ दीज वर एक्सपोर्टेड टू द वेस्ट, और ये वेस्ट में एक्सपोर्ट किए जाते थे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। जो मुस्लिन है, सिल्क क्लोथ है, वो भी प्रोड्यूस होता था। वे हेयर ऑफ कॉटन क्लोथ एज थिन ऑफ द स्लग ऑफ द स्नेक। ठीक है, कॉटन क्लोथ वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था। जो कॉटन क्लोथ है वो बहुत ही थिन होता था, जैसे स्नेक का स्लग होता है ना, उस तरह से। अर्ली तमिल पोएम की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको विविंग के बारे में बताया हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता था सिल्क का, विविंग का, उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कॉटन ट्रेड के बारे में बताया हुआ है कि जो यूर था वो बहुत ज़्यादा फेमस था अपने कॉटन ट्रेड के लिए। Tamil traded with the Greek or Hellenistic kingdom of Egypt, Arabia, and on the one hand with the Malay archipelago and the China on the other। तो ये देखिए आप, मतलब वो इजिप्ट के साथ भी उनका ट्रेड था तमिल वालों का, अरेबिया, ठीक है, चाइना, सब जगह ट्रेड था। As a result of trade, the word in Greek for rice, ginger, cinnamon and several other articles were derived from the Tamil। तो ज़्यादातर इनके जितने भी चीज़ों के जो नाम है वो सब कहाँ से लिए गए हैं? वो तमिल से ही लिए गए हैं। When Egypt became a Roman province, and the monsoon was discovered at about the beginning of 1st century AD. This trade received great impetus, and for the first 2.5 century, the southern kingdom conducted a lucrative trade with the Roman। तो जब इजिप्ट पर रोमन का कंट्रोल हो गया था उस टाइम पे जो ट्रेड है वो बहुत ही अच्छा चलता है फर्स्ट 2.5 सेंचुरी में। ठीक है, एंड विद द डिक्लाइन ऑफ दिस ट्रेड द किंगडम बिगेन टू डिके। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रेड डिक्लाइन होता है जो किंगडम है वो भी अपने आप ही धीरे धीरे डिके होने लगता है। द पर्स एंड द स्वॉर्ड। ट्रेड लोकल एंड द लॉन्ग डिस्टेंस कंस्टिट्यूट वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉयल रेवेन्यू। देखिए, किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए, किसी भी डायनेस्टी को चलाने के लिए ट्रेड, ठीक है, बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल सोर्स होती है किसी भी रॉयल रेवेन्यू की, तो वो ट्रेड ही होती है। वी नो हाउ द कस्टम ऑफिसर्स फंक्शन इन अ पुहार एंड ट्रांजिट ड्यूटी वर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द मर्चेंट हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो कस्टम ऑफिसर्स कैसे काम करते थे पुहार में, और जो मर्चेंट थे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने ट्रेड को करने के लिए, तो उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, और साथ में उनके गुड्स पर भी। फॉर द सेफ्टी ऑफ मर्चेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग
वो भी क्या करते थे, मर्चेंट भी अपना सब सामान लेके जाते थे, तो उनको सेफ्टी चाहिए होती थी कि रास्ते में उनके साथ कोई चोरी ना हो जाए, ठीक है, स्मगलिंग से बचने के लिए। तो इसीलिए वो लोग भी टैक्स देते थे, और इसके बदले जो सोल्जर्स होते थे वो इस बात का ख्याल रखते थे कि उनके साथ कुछ भी ऐसा ना हो। जो वॉर वगैरह होती थी वो भी एक रॉयल इनकम का सोर्स बनती थी। जो रियल फाउंडेशन थी वॉर पॉलिटी की वो थी रेगुलर इनकम जो एग्रीकल्चर से आती थी, क्योंकि ट्रेड हो सकता है कि कभी अच्छा हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा था कि जो अपने लोगों के हाथ में ही था। जो शेयर था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का उसको क्लेम और कलेक्ट किया जाता था, और दोनों ही काम वो किंग के अंडर करते थे, ठीक है। द टिप ऑफ द पेनिनसुला एंड द एडजेसेंट रीजन्स वर एक्सट्रीमली फर्टाइल। तो जो पेनिनसुला की जो टिप है ना, पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसा इस तरह का एरिया होता है जैसे हमारे इंडिया का नीचे का, जो तीनों साइड से वाटर से कवर होता है, ठीक है। तो ये जो टिप थी, पेनिनसुला जो टिप थी, ठीक है, ये वाला जो एरिया था ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। इसके आसपास का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली फर्टाइल था। यहाँ पर पैडी, रागी, शुगर केन सब प्रोड्यूस होता था। जो कावेरी डेल्टा है, डैट द स्पेस जहाँ पर जो एलिफेंट है कुड लाई डाउन, प्रोड्यूस इनफ टू फीड 7%, ठीक है। इन एडिशन द तमिल रीजन प्रोड्यूस ग्रेन, फ्रूट, पेपर, टर्मरिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरिया मतलब इतना ज़्यादा फर्टाइल था कि जितना एरिया एलिफेंट को बैठने में चाहिए होता है उतना एरिया ना यहाँ पर 7 लोगों का पेट भरने के लिए प्रोड्यूस, मतलब जो भी वहाँ पर फसल वगैरह वो उगा दिया करता था। जो तमिल रीजन था वहाँ पर ये सब चीज़ें, चाहे अनाज है, फ्रूट है, ठीक है, काली मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती थी। और ये सारा का सारा इसमें से कुछ शेयर किसका होता था, किंग का होता था, तो इसलिए उसके जो पहले से वहाँ तक पहुँचा दिया जाता था। आउट ऑफ द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्री द स्टेट मेंटेन अ रूडिमेंट्री आर्मी। तो जो टैक्सेस वगैरह हैं वो भी लिए जाते थे जिससे अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे। चैरियट्स भी होते थे, बैल वगैरह होती थी, एलिफेंट्स होते थे, कैवलरी होती थी उस आर्मी के अंदर, इन्फेंट्री भी होते थे। जो हाथी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे किसी भी वॉर के लिए। जो हॉर्सेज हैं उनको भी इम्पोर्ट किया जाता था पांड्या किंगडम में, और वो सी के थ्रू उनको इम्पोर्ट किया जाता था। नॉबल्स, प्रिंसेस और कैप्टन्स ऑफ द आर्मी रोड एलिफेंट। तो जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे होते थे जैसे कि नॉबल हो गए, प्रिंसेस हो गए, कैप्टन हो गए, तो वो सब किस पे होते थे, वो एलिफेंट के ऊपर होते थे। जो कमांडर्स हैं वो चैरियट के, और जो फुटमैन है, हॉर्समैन है, ठीक है, वो क्या करते थे, वो लेदर के सैंडल पहनते थे जिससे कि उनके जो पैर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब देखते हैं राइज ऑफ सोशल क्लासेस। तो धीरे धीरे सोशल क्लासेस का राइज कैसे होता है। इनकम होती थी ट्रेड से या फिर लूट पाट से जो भी मिलता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, और इन्हीं सब चीज़ों से जो किंग है वो अपने जो प्रोफेशनल वॉरियर हैं है ना, उनके जो ग्रुप वगैरह हैं उनको मेंटेन करता था, और साथ में जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं उनको भी पे करता था। जो ब्राह्मण्स थे, अगर आप पहले देखोगे तमिलनाडु में जो संगम एज में है ना, तो आपको ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। जो आइडियल किंग वॉज वन हु नेवर हर्ट द ब्राह्मण्स, और एक आइडियल किंग वही समझा जाता था जो ब्राह्मण को हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैनी ब्राह्मण फंक्शन एज पोइट एज इन द रोल दे वर जनरसली रिवॉर्डेड बाय द किंग। आप अब बहुत सारे आपको जो ब्राह्मण है वो ऐसे दिखाई देंगे जो पोइट की तरह भी काम करते थे, और किंग उनको रिवॉर्ड देता था, ठीक है। तो जो करे कलह है ना, उनके टाइम पे जो उन्होंने एक पोइट को, आपको देख सकते हैं कि उन्होंने इतनी ज़्यादा ये ना, ये क्या नाम है, बहुत सारे जो गोल्ड पीसीज हैं वो दिए थे एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में, ठीक है। बट दिस सीम्स टू बी एन एक्सग्जरेशन, एंड बिसाइड गोल्ड द पोइट और द बार्स ऑल्सो रिसीव कैश। बहुत सारे जो पोइट थे, ज़रूरी नहीं था कि सबको गोल्ड पीसीज ही दिए जाएँ, बहुत सारे जो पोइट थे उनको कैश भी दिया करते थे, लैंड भी दे दिया करते थे, उनको रथ, घोड़े, ये सब भी, एलिफेंट भी, इवन एलिफेंट भी दिए गए हैं। जो तमिल ब्राह्मण्स थे पार्ट टुक ऑफ मीट एंड वाइन, एंड द क्षत्रिय वैश्य अपीयर एज अ रेगुलर वर्ना इन द संगम टेक्स्ट, ठीक है। जो वॉरियर क्लास थी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट थी वो पॉलिटी का और सोसाइटी का। जो कैप्टन थे आर्मी के वॉज इन्वेस्टेड विद द टाइटल ऑफ इनादी, ठीक है, तो उनको ये टाइटल दिया हुआ था। हाउएवर वी हैव नो क्लियर आइडिया अबाउट द वैश्यास। तो वैश्यास के बारे में कोई क्लियर आइडिया नहीं है। सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे चोला के अंदर भी और पांड्या के अंदर भी, बाय वेलास और रिच पीजेंट, ठीक है। और ये कौन होते थे बेसिकली, ये जो रिच पीजेंट होते हैं वो, और उनको क्या बोलते थे, वेलास बोलते थे, ठीक है। पांड्यास के अंदर सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को वेलास बोलते थे, और ये वेलास कौन होते थे, रिच पीजेंट होते थे, ठीक है। और जो कैप्टन होते थे उनको क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, इनादी। द रूलिंग क्लास वॉज कॉल्ड अरासर। जो रूलिंग क्लास है उसको अरासर बोलते थे। इट्स मेंबर हैड मैरिज रिलेशन विद द वेलास, और रूलिंग क्लास की ही ज़्यादातर मैरिज रिलेशन होते थे वेलास के साथ, विच फॉर्म द फोर्थ कास्ट। और इस तरह से फोर्थ कास्ट निकल कर आती थी जिसमें रूलिंग क्लास कौन होगा, किंग हो गया, प्रिंसेस हो गया, ठीक है। उनकी शादी किससे हो रही है,
जो रिच पीजेंट है उनके। तो हो सकता है कि जो रिच पीजेंट है उनके पास बहुत पैसे होते थे, तो दान दहेज उनको अच्छा मिल जाता होगा। दे हेल्ड द बल्क ऑफ द लैंड एंड दस कॉन्स्टिट्यूटिंग द कल्टिवेटिंग क्लास। तो अब ये यहाँ पर क्या निकल कर आती है, कल्टिवेटिंग क्लास निकल कर आएगी। डिवाइडेड इंटू द रिच एंड द पुअर। जिसके पास बहुत ज़मीन है वो रिच था, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो पुअर था। तो रिच डिड नॉट प्लग द लैंड दैमसेल्फ। तो जो अमीर आदमी होते थे ये खुद से अपनी लैंड को नहीं वहाँ पर कल्टीवेशन किया करते थे, बल्कि ये लेबर को, जो लेबर्स होती हैं उनको रख लिया करते थे कि ठीक है तुम देखभाल करो यहाँ पर। एग्रीकल्चर जो ऑपरेशन होते थे, ज़्यादातर करने वाले जो लोग होते थे वो लोएस्ट क्लास के ही होते थे, ठीक है, जिसे कड़ाई सियार बोलते थे। और इनको क्या बोलते थे, एक तरह से इनको स्लेव की तरह काम मतलब होता था इनका, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे उत्पीड़ना भी नहीं मिलती थी इनको, जिस तरह से अगर हम फॉरेन में देखें उस समय, तो उनको वहाँ पर बड़े बड़े जो चेन होती है उनसे बांध के रखा जाता था। तो इस तरह भी नहीं था, लेकिन हाँ काम उनसे काफ़ी अच्छा खासा ले लिया जाता था। सम आर्टिशन वर नॉट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। तो बहुत सारे आर्टिशन भी होते थे। द परियार वर एग्रीकल्चर लेबर वर ऑल्सो वर्क विद द एनिमल स्किन। जो परियार होते हैं ये वैसे तो एग्रीकल्चर लेबर थे, लेकिन ये फिर भी जो एनिमल के स्किन के साथ भी ये काम करते थे, जैसे कि उनकी मैट वगैरह बनाना। कुछ आउटकास्ट फॉरेस्ट ट्राइब भी सफ़र करती थी एक्सट्रीम पॉवर्टी से, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जो गरीबी वाली अवस्था है वो देखती थी। नॉट वी नोटिस शार्प सोशल इनक्वालिटी इन द संगम एज। तो मतलब हालत ऐसी थी कि आप बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से देख सकते हो वहाँ पर इनइक्वालिटीज़। अगर आप संगम एज को देखते हो तो वहाँ पर आपको जो इनइक्वालिटीज़ है बहुत ही क्लियरली दिखाई देंगी। जो रिच लोग थे वो ब्रिक के जो बने हुए हाउसेज होते थे, है ना, पक्के जो घर होते थे उसमें रहते थे, और जो गरीब थे वो हट वगैरह में रहते थे, ठीक है। इन द सिटीज़ रिच मर्चेंट लिव इन द अपर स्टोरी ऑफ देयर हाउसेज। बड़ी बड़ी सिटीज़ होती थी, वहाँ पर जो रिच मर्चेंट होते थे, यहाँ तक कि वहाँ पर जैसे अब होता है ना फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इस तरह के उनके घर होते थे। इट इज़ नॉट हाउएवर क्लियर वेदर राइट्स एंड रिलीजन वर यूज टू मेंटेन सोशल इनक्वालिटीज़। लेकिन यहाँ पर जो रिच और जो रिलीजन है ना, ये इस चीज़ का कोई क्लियरली एविडेंस नहीं है कि इस चीज़ के ऊपर भी, है ना, धर्म जात के ऊपर भी कोई सोशल इनक्वालिटीज़ मेंटेन की जाती थी या नहीं की जाती थी। लेकिन हाँ रिच और पुअर के बेसिस पर वहाँ पर पूरी आपको सोशल इनक्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। We notice the emergence of Brahman and the ruling caste, but the accurate caste distinction of later time did not exist in the early Sangam age. तो शुरुआत में यहाँ पर आपको ब्राह्मण्स का इमर्जेंस भी देखने के लिए मिलेगा, रूलिंग कास्ट का भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो कास्ट डिस्टिंक्शन है उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है संगम एज के अर्ली टाइम में। अब बिगनिंग देखते हैं ब्राह्मण्स की। जो स्टेट है, सोसाइटी है, जो कि तमिल स्टेट में फॉर्म्ड होती है क्रिश्चियन एरा के टाइम पे, उसका उस पर एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखा गया है ब्राह्मणिज्म का, ठीक है। जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस था वो कन्फाइंड था एक स्मॉलर पार्ट तक तमिल टेरिटरी के, ओनली टू द अपर लेवल ऑफ द तमिल सोसाइटी इन दैट एरिया। जो अपर लेवल था तमिल सोसाइटी का सिर्फ वहाँ तक, जो क्योंकि जो किंग थे वो वैदिक सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे। अब गरीब आदमी तो करेगा नहीं, बड़े बड़े राजा करेंगे, है ना। तो अपर लेवल जो सोसाइटी थी तमिल, वहीं पर ही ज़्यादातर ये जो ब्राह्मण्स का इम्पैक्ट है वो देखा गया है। अब जब ये किंग बड़े बड़े वैदिक सेक्रीफाइस करेंगे तो उनको ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ती थी, और इस तरह ये ब्राह्मण्स के फॉलोवर बन जाते थे, और ये वेद वगैरह को इन सब चीज़ों में काफ़ी मानते थे। जो चीफ लोकल जो गॉड थे वो वर्शिप करते थे by the people of the hilly region was Murugan, who came to be called as the Subramanya in the early medieval time। तो ये चीफ लोकल जो गॉड, जो चीफ लोकल थे वो वर्शिप करते थे मुर्गन की, जो जिनको वो भगवान मानते थे। जो वर्शिप होती है विष्णु की वो भी मेंशन की गई है लेटर प्रैक्टिसेस में। मेगालिथ प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द डेड कंटिन्यू, पैडी बीइंग ऑफर टू द डेड। तो यहाँ पर जो मेगालिथ प्रैक्टिसेस में ये भी देखा गया है कि मरने वाले को पैडी वगैरह भी ऑफर की जाती थी। क्रीमेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बट इनह्यूमेशन फॉलोड इन द मेगालिथ फेज वॉज नॉट अबेंडन, है ना। तो धीरे धीरे जो क्रीमेशन है उसको भी इंट्रोड्यूस होता हुआ यहाँ पर मेगालिथ में देखा गया है। लेकिन जो पहले का जो उनका प्रोसेस चल रहा था पूरी तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि क्रीमेशन के बाद कि उसको त्याग दिया गया, नहीं, वो भी हो रहा था कहीं ना कहीं, और जो क्रीमेशन है उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। तमिल लैंग्वेज और संगम लिटरेचर की बात करें तो ऑल डैट has been stated about the life of the Tamil in the beginning of the historical period is based on the Sangam literature। तो तमिल के बारे में हमें जितनी भी उसकी हिस्ट्री पता है मोस्टली वो संगम लिटरेचर से ही हमें पता होती है। जो संगम वॉज अ कॉलेज एंड द असेंबली ऑफ तमिल पोइट। तो जो संगम था उसमें बहुत सारे तमिल पोइट थे, ठीक है। जो संगम जो टेक्स्ट है उसको किसी एक ने नहीं लिखा है, बल्कि वो एक असेंबली थी पूरी जिसमें बहुत सारे तमिल पोइट थे, और वो सब बड़े बड़े चीफ और किंग के पैट्रोनाइज थे, ठीक है। वी हाउएवर नाइदर नो द नंबर
ऑफ द संगम नॉट द पीरियड फॉर विच दे वर हेल्ड। तो इसलिए हमें एग्जैक्ट ना तो नंबर पता है कितने पोइट थे, ना हमें एग्जैक्ट कोई उसकी डेट पता है कि संगम जब से स्टार्ट हुआ, नहीं, क्योंकि जितने भी किंग वगैरह आते हैं उनके अपने जो भी पोइट थे उनकी एक असेंबली बनती थी और वो सब वहाँ पर डिस्कशन वगैरह किया करते थे और वही संगम टेक्स्ट बन जाता था। It is stated that in a Tamil commentary of the middle of the 8th century that three Sangam lasted for 9990 years and attended by 8598 poets। तो आप देख सकते हो कि कितने साल तक ये चली, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कब से शुरू हुई कब ख़त्म हुई, और इसमें इतने जो पोइट हैं वो इन्होंने अटेंड किया। 197 पांड्यन किंग्स एज अ पेट्रॉन, ठीक है, और इसमें 197 तो पांड्या किंग्स थे। All this is wild exaggeration and all that can be said that a संगम was held under royal patronage in मदुरई। और बेसिकली सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर हुई है, ये मदुरई में पांड्या किंग्स के अंदर, ठीक है। अवेलेबल संगम लिटरेचर विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय दिस असेंबली वॉज कंपाइल्ड। अब देखिए जितना भी हमें संगम लिटरेचर मिलता है बाद में उसको कंपाइल किया गया, वो किया गया 300 से 600। हाउ एवर पार्ट ऑफ दिस लिटरेचर लुक बैक टू एटलीस्ट द सेकेंड सेंचुरी AD। द संगम लिटरेचर कैन रफली बी डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक नैरेटिव और एक डाइटेक्टिव। जो नैरेटिव टेक्स्ट है उसमें हमारे पास जो मेला खानकू है, ठीक है, जिसमें 18 मेजर वर्क के बारे में बताया हुआ है। दे कंप्राइज 18 मेजर वर्क कंसिस्टिंग ऑफ 8 एंथोलॉजीज एंड 10 एटले, एंड द डाइटिक वर्क इज कॉल्ड किल कनकू, जिसमें 18 माइनर वर्क के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो 2 हो गए जिसमें 18 मेजर वर्क है और दूसरा जिसमें 18 माइनर वर्क है, ठीक है। पहला क्या है हमारा, मेल कनाकू, और दूसरा है किल कनाकू, ओके। और दोनों ही किसके पार्ट है, ये संगम लिटरेचर के पार्ट है, तो ये आप याद रखना। सोशल इवोल्यूशन की बात करें संगम टेक्स्ट से, तो बोथ these type of text suggest several stages of social evolution। narrative text are considered work of the heroic poetry। तो यहाँ पर आपको जितना भी narrative जो टेक्स्ट मिलेगा उसमें ज़्यादातर हीरोइक पोइट्री की बात की गई है, जिसमें जो समय जो भी किंग वगैरह थे उनको बहुत ही हीरो की तरह दिखाया गया है और उनके बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा वॉर के बारे में बताया गया है, किस तरह से कैटल रेड होती थी, उनको जीत के लाते थे, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। जो तमिल पीपल थे शुरुआत में वो एक पेस्ट्रॉल की तरह, जो एक जगह से दूसरी जगह जो चरवाही होते हैं उनकी तरह ही घूमते थे। ट्रेसेस ऑफ अर्ली मेगलिथ लाइफ अपीयर इन द संगम टेक्स्ट। तो संगम टेक्स्ट में आपको जो मेगालिथ लाइफ है शुरुआत में कैसी थी वो भी पता चलता है। अर्लीस्ट जो मेगालिथ पीपल थे, जैसे मैंने आप बताया, पेस्टोलिस्ट थे, वो हंटर्स थे, फिशरमैन थे, ठीक है, और वो राइस को प्रोड्यूस करते थे। पेनिनसुला में आपको बहुत सारी साइट्स मिलेंगी जहाँ पर आपको होज सिकल्स ये सब मिलेंगे, लेकिन आपको प्लग शेयर नहीं मिलेगा। तो उसका मतलब ये है कि शुरुआत में उनको नॉलेज नहीं थी प्लग शेयर की कल्टीवेशन के टाइम पे। अदर आयरन ऑब्जेक्ट और क्या मिलते हैं, वेजेस मिलती हैं, फ्लैट सेट्स मिलते हैं, एरो हेड्स मिलते हैं, लॉन्ग स्वर्ड्स मिलती हैं, लेंसेज, स्पाइक्स, स्पेयर हेड, हॉर्स पेट्स, इस तरह की चीज़ें हैं हमें वो वहाँ से मिलती हैं, ठीक है। और ये सारे टूल्स हमें ये चीज़ बताते हैं कि वहाँ पर वॉर और हंटिंग वगैरह काफ़ी होती थी। दिस हैज़ सम पैरेलल इन द संगम टेक्स्ट विच स्पीक ऑफ द परपेचुअल वॉर एंड द कैटल हेड, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें हमने संगम टेक्स्ट में पढ़ी और यही चीज़ें हमने अर्लीस्ट जो पीपल हैं, मेगालिथ पीपल हैं, जहाँ पर वो रहते थे वहीं से भी हमें यही सारी चीज़ें मिली और इन्हीं चीज़ों का जिक्र हमें संगम टेक्स्ट में मिलता है। द टेक्स्ट सजेस्ट दैट वॉर बुटी वॉज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड। तो सबसे ज़्यादा जो इनका इंपॉर्टेंट सोर्स था लिवलीहुड का वो था ये कि ये जहाँ पर भी वॉर करते थे उसके बाद वहाँ से भी जो भी इन्हें लूटपाट का सामान मिलता था वो इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स था लिवलीहुड का, ठीक है। दे ऑल्सो स्टेट दैट व्हेन अ हीरो डाई ही इज़ रिड्यूस टू अ पीस ऑफ स्टोन। इन्होंने कहा कि जब किसी हीरो की डेथ हो जाती थी उस समय, जिसको भी अपना हीरो मानते थे, बाद में क्या करते थे उसको एक ही रिड्यूस टू अ पीस ऑफ स्टोन एंड दिस रिमाइंडर्स ऑफ द सर्कल ऑफ अ स्टोन। जैसे मैंने बताया मेगालिथ था, उसके आसपास बड़े बड़े स्टोन रख दिया करते थे, ठीक है, जिससे कि उसकी जो ग्रेव है वो हमेशा के लिए याद रहे। दिस may have led to the later practice of the raising hero stone called the Virarkal in honor of heroes who had died fighting for the kind and the other things, ठीक है। बाद में जो ये प्रैक्टिस है ये और भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जाने लगी थी, जिसे विरारकल बोलते थे, और ये प्रैक्टिस इसलिए की जाती थी जिससे कि वो उन हीरोज़ को ऑनर दे सकें जो हमारे लिए लड़ते हुए मारे गए। It is likely that the earliest phase of social evolution reflected into the संगम वर्क। तो आपको शुरुआत की जो अर्लीस्ट फेज़ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोशल एवोल्यूशन जो चेंजेस दिखे हैं वो आपको संगम वर्क में सब दिखाई देंगे। द नैरेटिव संगम टेक्स्ट गिव सम आइडिया ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन।
तो जो नैरेटिव संगम टेक्स्ट है वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे स्टेट फॉर्मेशन होती है ना, कैसे आर्मी बनी है, उस आर्मी के अंदर जो वॉरियर के जो ग्रुप्स थे वो कैसे वर्क करते थे, टैक्सेशन सिस्टम इनका कैसा था, जुडिशरी कैसी थी। द टेक्स्ट ऑल्सो टेल अस अबाउट द ट्रेड, मर्चेंट, क्राफ्टमैन, फार्मर, तो इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए जब भी हमें डीप डाउन हिस्ट्री जाननी होती है साउथ की, तो हम सबसे पहले संगम टेक्स्ट को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है। बहुत सारे टाउन्स की बात की गई है, कांची, कोरकाई, मदुराई, पुहार, उरियूर। ऑफ दैम पुरूर और कावेरी पट्टनम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पुहार और कावेरी पट्टनम। जो संगम रेफरेंस है, टाउन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर corroborated by the king and the Roman account by the excavation of the संगम साइट। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर ग्रीक और रोमन अकाउंट्स का। मैनी ऑफ द संगम टेक्स्ट इंक्लूडिंग डायडेक्टिक वन वर रिटन बाय द ब्राह्मण स्कॉलर ऑफ प्राकृतिक एंड द संस्कृत। तो बहुत सारा जो संगम टेक्स्ट है उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो बड़े बड़े जो ब्राह्मण स्कॉलर थे वो उसको प्राकृतिक और संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखते हैं बाद में। The didactic text cover the early centuries of the Christian era and prescribe a code of conduct not only for the king, his court, but also for the various social group। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब उस समय क्या रूल्स और रेगुलेशन हैं वो भी मिलते हैं, जो ना केवल सिर्फ राजा के लिए होते थे बल्कि उसके रहने वाले जो कोर्ट में जो लोग होते थे उनके लिए भी, और बहुत सारे जो दूसरे सोशल ग्रुप होते थे उनके लिए भी, और ऑक्यूपेशन में भी। ठीक है। These category could have been possible only after the 4th century when Brahman rose in number under the Pallavas। ठीक है। तो सोशल ग्रुप ज़्यादातर में जो इनइक्वालिटी है या फिर जो भी सोशल ग्रुप में जो चीज़ें देखी जाती है, सबसे ज़्यादा चेंज आता है वो देखा जाता है सेकेंड 4th सेंचुरी के बाद, क्योंकि उस टाइम के बाद जो ब्राह्मण थे उनका एकदम से बहुत ज़्यादा राइज देखा जाता है पल्लवास के अंदर। द टेक्स्ट ऑल्सो रेफर टू द ग्रांट ऑफ विलेजेस। अब यहाँ पर बड़े बड़े जो विलेजेस थे उनको दान में भी दिया जाने लगा। ठीक है। टू द डिसेंट ऑफ द किंग फ्रॉम द सोलर एंड ल्यूनार डायनेस्टी। ओके। बिसाइड द संगम टेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट कॉल्ड तोलकापियम। अब संगम टेक्स्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तोलकापियम। ये डील करता है ग्रामर से और पॉइटिक्स से। कुछ और तमिल टेक्स्ट हैं, ठीक है, फिलॉसफी हैं, और जिनको बोलते थे तिरुकुर्रल। ठीक है, तिरुकुर्रल। ट्विन तमिल एपिक्स हैं, बड़ी फेमस है ये, द शिल्पाधिकरम और द मणिमेखलाई। ये तो आपको याद रखनी है, ये तमिल एपिक है और ये कंपोज की गई थी 6th सेंचुरी के आसपास। जो पहली है ये ब्राइटेस्ट जैम मानी जाती हैं ये तमिल लिटरेचर की, क्योंकि ये तमिल में बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ये। इट डील विद अ लव स्टोरी इन विच अ डिग्निटी कॉल्ड द कोवलन प्रेफर टू द कॉटिशियन कॉल्ड माधवी। तो ये एक लव स्टोरी है कोर्ट में रहने वाले एक कोवलन की, है ना, ये कोर्ट में रहता था और इसकी लव स्टोरी है ये माधवी के साथ जो कि कावेरी पट्टनम की थी। ठीक है। टू हिज वेडिड वाइफ कन्नगी। और जो कोवलन है वो ये पहले से ही शादीशुदा इंसान रहता है जिसकी वाइफ का नाम रहता है कन्नगी। और जो कन्नगी होती है वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इसके हस्बैंड होता है कोवलन जो कि पसंद करते थे किसको, माधवी को। तो ये इन्हीं की लव स्टोरी है एक। The author apparently seemed to be the Jain and tried to locate the scene of the story in all the kingdom of the Tamil state। और दूसरा एपिक कौन सा है, मनी मेखलाय। जो मनी मेखलाय है ये किसने लिखी है, एक ग्रेन मर्चेंट ऑफ मदुराई के ही थे वो भी। इट डील विद द एडवेंचर ऑफ द डॉटर बॉर्न ऑफ यूनियन ऑफ कोवलन एंड माधवी। ये हम कह सकते हैं कि इसी का ही दूसरा पार्ट है जो हमने ऊपर स्टोरी देखी शिल्पाधिकरम के कोवलन की और माधवी की स्टोरी है ये। अब ये मनी मेखलाय क्या होती है, कोवलन और माधवी को एक बेटी होती है, अब ये उसकी स्टोरी है। ठीक है। हाउएवर दिस एपिक ऑफ ग्रेटर रिलीजियस दैन लिटरेरी इंटरेस्ट। ठीक है। तो इसमें रिलीजियस, ये जो माधवी है इसमें यहाँ पर इस एपिक में ज़्यादा ग्रेट रिलीजियस के बारे को पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है अगर हम बात करें लिटरेरी इंटरेस्ट के तौर पे। तो ये बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट एपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। इनके लिखने वाले जो ऑथर हैं वो फ्रेंड्स थे, कंटेम्प्रेरी थे किसके, चेरा किंग सेंगुतुवन के। ठीक है। तो चेरा किंग सेंगुतुवन के टाइम पे ये लिखी गई हैं। Epics cannot be dated so early, they throw light on a socio-economic life of the Tamil up to about the 6th century। तो खाली सिर्फ आपको यहाँ पर लव स्टोरी देखने के लिए नहीं मिलेगी बल्कि उस टाइम पे किस तरह की सोशल जो इकोनॉमिक लाइफ है वो भी देखने के लिए मिलेंगी। जो आर्ट है राइटिंग की वो डाउटलेस नॉन टू द तमिल बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। 12 फाइन स्पोर्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट अपीयर इन द साउथ। तो यहाँ पर तो बेसिकली ये जो टेक्स्ट है ये तमिल में मिलेंगे आपको, लेकिन 12 कुछ ऐसे स्पोर्ट्स फाइंड किए गए हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन के जो साउथ में हैं, लेकिन लिखे किस में गए हैं, ब्राह्मी में लिखे गए हैं, जिसमें 3 आपके आंध्र में हैं और 9 आपके जो कर्नाटक है वहाँ पर है। Only 75 short inscription in the Brahmi script dating to about 2 century later have been found in the natural caves। तो बहुत सारे जो नेचुरल केव्स हैं वहाँ पर आपको 75 शॉर्ट इंस्क्रिप्शन मिलेंगे लिखे हुए ब्राह्मी
इकोनॉमी में, मेनली इन द मदुरई, ठीक है, तो मदुरई में ही मिलेंगे। दे प्रोवाइड द स्पेसिमेन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ तमिल मिक्सड विद द प्राकृतिक वर्ड। तो कुछ स्पेसिमेन आपको यहाँ पर ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर तमिल और जो प्राकृतिक वर्ड्स हैं उनका मिक्सअप देखने के लिए मिलेगा। दे रिलेट टू द सेकेंड फर्स्ट सेंचुरी वैन द जैन एंड बुद्धिस्ट मिशनरी केम टू दिस आइडिया। और ये सब चीज़ें तब फैली यहाँ पर जब जो जैन और द बुद्धिस्ट मिशनरीज हैं वो इंडिया के दूसरे पार्ट में जाते हैं और वहाँ पर वो इंस्क्रिप्शन वगैरह का वर्क शुरू करते हैं। इंस्क्राइब्ड पोर्ट शर्ट्स हैव बीन फाउंड एट सेवरल प्लेसेस ड्यूरिंग रिसेंट एक्सक्यूवेशन एंड दीज इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ तमिल लैंग्वेज। और जितने भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं इससे हमें तमिल लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग दैट कंसिडरेबल संगम लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा। तो क्रिश्चियन एरा के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जो संगम लिटरेचर है उसकी जो राइटिंग प्रैक्टिस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं और फाइनली लेकिन को कंपाइल किया जाता है 600 AD के आसपास, ठीक है। तो चैप्टर काफ़ी लॉन्ग हो गया लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से इसको समझा पाऊँ, आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब जो बेसिक नॉलेज है हिस्ट्री को लेके वो अच्छी बन सके। ये नीचे क्रोनोलॉजी दे रखी है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमारे चैप्टर जो 22 है वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको कैसी लगी, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपसे मिलूँगी कल चैप्टर नंबर 23 के साथ जिसमें हम जानेंगे क्राफ्ट्स, कॉमर्स और अर्बन ग्रोथ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।